8. मैं श्रेया और शब्बीर बोट के आगे आगे बैठे ऑरेंज एंड रेड हॉरिजॉन का व्यू ले रहे थे। बहुत दूर से एक शिप की परछाई दिखाई दे रही थी। मैं श्रेया और शब्बीर तीनों कंफ्यूज थे कि ये इंडिया जाने का शिप होगा या पाकिस्तान। शब्बीर, तो पूछना इससे। किससे? अबे तेरे दशरथ मांझी से। ओह, मैं बशीर को उठाता हूँ, मुझे पास तो नहीं आती। मैं शब्बीर से इरिटेट हो गया। भोसड़ी के तुझे आता क्या है? पार्थी भाई, इससे भी गंदी गाली आती है, कहो तो अर्ज करूं। श्रेया मुंह दबाकर हंसने लगी। फालतू मत बोल, जा शब्बीर को उठा और पता कर ये किसकी शिप है। शब्बीर ने एक झटके में तिरपाल हटा दिया और बशीर को हिला डुला कर उसके कान में कुछ कहने लगा। अथर्व आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो भी उठकर बैठ गया। मैं और श्रेया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या तुझे भी डाउट हो रहा है कि हमने बाय मिस्टेक टीम स्टूपिड ज्वाइन कर लिया है? हाँ यार, मन की बात बोल दी तूने। एक बार कैसे भी करके इंडिया पहुंच जाऊं, फिर कसम है मुझे जो मैं कभी नेपाल भी गया। श्रेया को उठाने के बाद बशीर बोटमैन के पास गया और धीरे धीरे कुछ बोलने लगा। 2 मिनट बाद बशीर शब्बीर के कान में कुछ बोला। फिर शब्बीर ने मेरी तरफ इशारा किया तो बशीर मेरे पास आया और जोर से बोला, पार्किंग भाई तुम ही हो ना? लाओ 600 दिरहम दो। क्या दिमाग खराब है तेरा? और पार्किंग बाई क्या होता है? पार्थिव नाम है मेरा। हाँ जो भी है, तुम सब एक सा ही लगता है। अबे एक से एम, तू डिफरेंस निकालने की कोशिश भी मत कर। जितना पूछा उतना बता। ये जो शिप सामने दिख रही है, ये इंडिया का है या पाकिस्तान का? कहीं का भी हो, जब तक दिरहम नहीं दोगे तब तक बोट से बाहर कदम नहीं रख सकते। श्रेया ने हमें इंटरप्ट किया। वेट अ मिनट, बोट से बाहर कदम रखना ही क्यों है? वी वांट टू गो टू द शिप, राइट? ए श्रेयू, 1 मिनट चुप यार। अथर्व वाली बकचोदी तू मत कर प्लीज। मैं बशीर की तरफ मुड़ा। बवासीर भाई, जब 150 दिरहम पर पर्सन की बात हुई थी। बवासीर नहीं बशीर, नाम मत बिगाड़ो। हाँ तो ये बात मुझे पार्किंग भाई बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। कौन बोला तुमको? 150 दिरहम है, 600 दिरहम है, देना है तो दो। नहीं तो क्या, बोट से बाहर तो कदम रखने भी नहीं देगा तेरा बोटमैन। फिर कर क्या लेगा? बोट से बाहर फेंक देगा। मैं बशीर का चेहरा देखकर हैरान हो रहा था। शब्बीर उसके कंधे पर हाथ रखकर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। भाई क्या बोल रहा है तू? पार्थी भाई, अथर्व भाई, भाभी जान सब अपने ही लोग हैं, मुसीबत में हैं। मेरा तनस्सुल है मुसीबत में। ये मतलबी लोग हैं शबीर, इनके झांसे में मत आ। तू क्या सोचता है, ये तेरा इस्तेमाल करके तुझे भी वही पुलिस के पास मरने के लिए छोड़ देते जैसे मुझे छोड़ दिया था। तभी अथर्व बीच में कूद पड़ा। अबे ओ दिल टूटे आशिक, बकचोदी तो करना ही मत। तूने बोट में चढ़ते टाइम क्या बोला था कि 150 दिरहम लगेगा, टाइम पे दे देना, है ना? नहीं, मैं 600 बोला था, तुम 150 सुना। मेरा क्या गलती इसमें? अबे लेकिन मैंने अथर्व को टोका। मुझे इनकी मैथ समझ आ गई थी। रुक जा अर्थू, दे मस्ट बी एडिंग देयर ओन फेयर ऑल्सो। मैं जानबूझकर इंग्लिश बोला ताकि उन दोनों को समझ ना आए। अच्छा, 150 इंटू 5 इज इक्वल टू 600? सच में? नो, इट शुड बी 750, बट आई थिंक दे गॉट डिस्काउंट और समथिंग। तभी श्रेया ने गौर किया कि हम शिप के बहुत पास पहुंच गए थे। Guys, the ship is here. Whatever they are asking, just pay and leave this shitty boat. अरे पर ऐसे कैसे? क्या ऐसे कैसे? जब तुझे इनसे क्वेश्चन करना था तब तू अपने शूज बचा रहा था। अब आर्गुमेंट करके क्या फायदा? मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। पार्थी भाई, भाभी जी सही कहती है। हाँ वो तो सही कहेगी ही, तेरे फेवर की जो बात है। एनीवेज अथर्व बेटा, मैं दिरहम तो दे रहा हूँ, पर तू ये बता कि तू जो इतनी कूद फांद करके बोटमैन से बात करने गया था, वो तूने बात क्या की थी? है? मैंने एक्चुअली बात तो बशीर ने की थी ना, मैंने इससे मीनिंग पूछ लिया था। वेरी गुड। मैंने बैग से 600 दिरहम निकाले और बोटमैन को देने लगा तो बशीर ने बीच में ही खींच लिया। तुम्हारा हाथ से नहीं लेगा, मैं देता हूँ। मैंने कंधे उचका दिए और शिप की तरफ देखने लगा। ये ग्रीन कलर का शिप था, ऐसे ग्रीन जिसको देखते ही सबसे पहले गेस तो यही निकला कि ये पाकिस्तान जाने वाला शिप था। ये पाकिस्तानी शिप है क्या? बशीर ने एक बार में शब्बीर को देखा, फिर बोटमैन को देखा और ना में सर हिला दिया। इसके बाद बड़े स्टाइल से 100 का नोट अलग करके बाकी बचे 500 दिरहम बोटमैन को दे दिए। मुझे गुस्सा आ गया। घुसड़ी के, तूने मुझसे 600 दिरहम लिए और बोटमैन को 500 दिए, क्यों? कमीशन खा गया ना तू? मैं बशीर का कॉलर पकड़ने के लिए आगे आया ही था कि अथर्व ने मुझे रोक लिया। छोड़ जाने दे,
कम से कम तेरी कैलकुलेशन तो इजी हो गई कि 100 पर पर्सन था, इसने तो 150 मांगे थे। अबे पर भोसड़ी वाले ने 400 रुपए का चूना लगा दिया। मुझे शब्बीर ने टोक दिया। देखो पार्थी भाई, तुम्हारे दिमाग की बहुत कदर करता हूँ मैं, पर जबान को थोड़ा संभाल कर रखो। ऐसे गालियां बकते रहोगे तो तुम्हारी खैर मुश्किलात में आ जाएगी। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या 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 किस में आ जाएगी? Shut up, guys. We have to leave the boat now. अगले आधे घंटे की मेहनत के बाद हम पांचों लोग उस शिप में चढ़ गए। पहले हमें पिक करने के लिए एक छोटी बोट आई। वो बोट शिप के बिल्कुल नीचे पहुंच गई। इतना बड़ा शिप बिल्कुल बॉटम से देखने पर बहुत डरावना लग रहा था। इसके बाद उस बोट को शिप की 4 रस्सियों ने खींचना शुरू कर दिया। ये एक्सपीरियंस और डरावना था। हर सेकंड हम लोग कुछ इंच ऊपर जा रहे थे। शिप के विंडोज को क्रॉस करते टाइम मुझे टाइटैनिक मूवी की याद आ रही थी। अतर भी शायद टाइटैनिक याद करके कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने और श्रेया ने दोनों ने उसे घूर के देखा, तो फिर उसने मुंह बंद कर लिया। शिप में पहुंचते ही बशीर ने फिर मुंह फाड़ दिया। पार्किंग भाई, 2500 दिरहम दो। बे ओ, तेरी माँ छोड़कर गई थी या तेरे बाप? बशीर ने शायद वेलकम नहीं देखी थी, वो ऑफेंड हो गया। ऐसा है माधवचोद, माँ बाप पे दोबारा गया ना तो यहीं तेरा कत्ल करके तुझे समुंदर के हवाले कर दूंगा। अगर इतना ही गुस्सा आता है तुझे चूतिए, तो अपने पैसे खुद देना, मुझसे क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहाँ हम इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से हैं। चल बे चल, कल को कहेगा कि बारिश हुई है तो छाते के पैसे दो क्योंकि हम तुम्हारी वजह से भीग रहे हैं। हट, 1 रुपया नहीं दूंगा। रुपया चाहिए भी नहीं, दिरहम चाहिए या डॉलर भी चलेगा। गधे के गोबर चाहिए तो बता। क्यों, तू हगने वाला है क्या? हाँ, तेरे मुंह पे। तेरे नाश्ते का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। मेरे इतना कहने की देर थी कि बशीर मुझे मारने दौड़ा। अतर उसे रोकने के लिए आगे आया तो शबीर ने उसे दबोच लिया। अतर भाई, इन दोनों को आपस में निपटने दो। तेरी अम्मी की, तेरी आपकी, ये ले। मैंने बशीर की चेस्ट पर टक्कर मारी। उसने मेरे पैर पकड़कर खींच लिए। मैं भी ढीठ बदतमीज था। मैंने उसके अखरोट पकड़ लिए। रहम, इन्हें छोड़ दो। तो तू टांग छोड़। उसने मेरी टांग छोड़ी पर बाल पकड़ लिए। मैंने भी उसके अखरोट छोड़े और आंख में उंगली भोंक दी। धोखेबाज। बशीर ने मेरे मुंह पर घूंसे मारने शुरू कर दिए। हम दोनों कुत्ते की बिल्ली की तरह डेक पर ही लड़ने लगे। सब लोग हमारे झगड़े का तमाशा देख रहे थे। तभी श्रेया चिल्लाई। Stop it, guys. Stop it. मैंने बशीर का कुर्ता छोड़ दिया। बशीर ने भी मेरी टांग छोड़ दी। साले, श्रेया ने बोल दिया, वरना आज तू तुझे मार के ही ब्रेकफास्ट करता। तुझे जहन्नुम रसीद नहीं किया तो मेरा नाम भी बशीर नहीं। श्रेया को थैंक यू बोल साले, उसने तुझे और तेरे नाम दोनों को एक्सपायर होने से बचा लिया। फैक्ट ये था कि मेरी हालत खराब हो चुकी थी। अगर श्रेया नहीं कहती तो भी मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लड़ पाता। इससे पहले कि बशीर कोई काउंटर जवाब देता, वहां पर मर्चेंट नेवी के 4 गार्ड्स आ गए। चारों के हाथ में गन्स थी। हम पांचों ने बिना किसी नौटंकी के अपने हाथ ऊपर कर लिए। अकेली श्रेया थी जो अब भी कुछ बोलने की हिम्मत रखती थी। सर, ऑफिसर, इन जोकर्स की साइड से मैं सॉरी बोलती हूँ, बट क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये शिप बॉम्बे जा रहा है या कराची? उन चारों गार्ड्स ने अपने पीछे देखा। रिन साबुन से धुली बिल्कुल वाइट ड्रेस पहने एक ऑफिसर हमारे पास आकर हंसने लगा। उसकी वर्दी पर नेम प्लेट लगी थी जिस पर जाकिर अख्तर लिखा हुआ था। कराची, बॉम्बे। सर, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ये शिप तो सुल्तान कबूस जा रहा है। हैं? ये कहाँ है? नाम से तो अफगानिस्तान लगता है। नहीं, सुनते ही बशीर खुश हुआ। तो पक्का पाकिस्तान का कोई पूरत होगा। नहीं, ये ओमान का पोर्ट है। जैसे ही मर्चेंट नेवी के ऑफिसर ने बताया कि ये शिप कराची या मुंबई नहीं बल्कि ओमान जा रहा है, हम पांचों की फट के फ्लावर हो गई। What? ओमान जाकर क्या करेंगे हम? वो तुम लोग डिसाइड करना। अरे पर श्रेया अथर्व शब्बीर को देखने लगी। तुम दोनों ने कहा था कि ये शिप। मैंने उसे टोका। रहने दे श्रेया, इन दोनों ने कोई बात नहीं कही। ये भोसड़ी का बवासीर
यही अपनी पस्तों घस्तों में बात करके हमें चूतिया बना रहा है, साला भिखारी। भिखारी किसे बोलता है? मैं तो सिर्फ तुझे भिखारी बोल रहा हूँ, दुनिया तो पूरे देश को भिखारी कहती है। बशीर फिर मुझे मारने के लिए आगे आया, पर इस बार अतर ने उसको धक्का दे दिया। रुक जा भाई, तू थम जा 2 मिनट। बहन के टके लड़े जा रहे हो आपस में, ये नहीं देख रहे कि तीसरा मजा ले रहा है। तो क्या दुनिया मजे लेती है हमारे झगड़े की, इसमें कौन सी नई बात है? अतर मेरा मुंह देखने लगा। तुम लोगों का झगड़ा हो गया हो तो इस शिप का फेयर निकालो। किस बात का फेयर? ओमान नहीं जाना हमें। हाँ, ओमान जाकर क्या करेंगे हम? हमें इंडिया जाना है। ठीक है, तो मेरा शिप खाली करो। खाली करो? What do you mean खाली करो? आई मीन लीव माई शिप। रुको श्रेया, 1 मिनट, सब इधर आओ। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे रोका और ऑफिसर जाकिर से थोड़ा दूर करके बशीर और शब्बीर के पास ले आया। मैंने अथर्व को भी इशारे से पास बुलाया। हम पांचों ने क्रिकेट प्लेयर्स के जैसे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक हर्डल बना लिया। श्रेया तू बात मत कर, अथर्व श्रेया को लेकर अंदर चला जा। शब्बीर तू भी बशीर को लेकर अंदर निकल, मुझे इससे अकेले में बात करने दे। अथर्व ने मेरे कंधे से हाथ हटाया। चल बे चल। बशीर भी बोला, तेरे बाप के नौकर नहीं है सब, जो तू ऑर्डर दे और हम मान ले। नौकर नहीं कर्जदार हो, वही बने रहो, पैसे मेरे पास हैं, जाओ सब, मैं सेटलमेंट करके आता हूँ। इस बार किसी ने बहस नहीं की, चारों अंदर चले गए। उनके जाते ही मैं बड़े प्यार से बोला, कैप्टन साहब आपने अपनी बात तो कह दी, अब मैं आपको हमारी परेशानी बताना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कैप्टन नहीं हूँ, आई एम द सेकंड ऑफिसर। ओह, then it my heartily wish that you will become the chief of this ship very soon then. ओह, तो तुम मर्चेंट नेवी रैंक्स के बारे में जानते हो? चीफ इज माई सीनियर। मैंने तो मक्खन लगाने के लिए कह दिया था कि जल्दी चीफ बनोगे। मुझे क्या पता था कि चीफ की पोस्ट सेकंड ऑफिसर के बाद और कैप्टन से नीचे होती है। A little bit sir, बुक्स में पढ़ना और सामने से देखना, इट्स अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। क्या पढ़ते हो तुम? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, मैंने सुना है कि उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स सर, बट पढ़ना इज फन। मेरे लिए तो नहीं भाई, मुझे तो किताबें देखते ही नींद आती है। एनीवेज, यू आर अबाउट टू टेल मी समथिंग। बिफोर दैट सर, क्या मैं आपके बारे में कुछ जान सकता हूँ? जैसे कि क्या आप भी दिल्ली से हैं? अरे वाह, यूजुअली जब हम सेलिंग पर होते हैं और किसी से हिंदी में बात करते हैं तो स्टूपिड लोग पूछते हैं कि हम इंडिया से हैं क्या। पहली बार कोई मिला है जो पूछ रहा है कि दिल्ली से हो क्या। यस सर, ऑब्वियस क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब। वैसे है ना आप दिल्ली से? हाँ भाई, बचपन तो चांदनी चौक में ही बीता है और जवानी टेक पर। वैसे तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तो अच्छे घर से लगते हो, ये टंकी प्रोसेस में कैसे फंस गए सर? हम अच्छे घर के ही हैं सर, और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी दोस्त है। उसके साथ जो लड़का है ना, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं तो शादीशुदा हूँ। रही बात हमारे यहाँ फंसने की, तो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, एक को बचाने 2 गए और फिर तीनों फंस गए। बट मेरे और श्रेया के पास, श्रेया वो जो साथ में। आई नो, एक ही लड़की है तुम्हारे साथ, और कौन श्रेया होगी? अब तुम भी ऑब्वियस बातें बताने लगे। सॉरी सर, हम दोनों के पास तो पासपोर्ट भी है, दुबई का वीज़ा भी है हमारे पास। फिर नॉर्मली इंडिया जाने में क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने 1 सेकंड का पॉज लिया। मैं जाकिर का फेस देखने लगा। अगर मैं उसे पूरा सच बोल देता तो हमारी इमेज खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा झूठ का फ्लेवर मिलाया। सर, हम एक बेवकूफ़ी की वजह से क्रिमिनल केस में फंस गए। ओह, ऐसे तो बहुत लड़के मिलते हैं हमें। तुमने क्या कर दिया? चोरी की या किसी से झगड़ा कर लिया? सर, कोई चोरी कर रहा था, श्रेया का पर्स खींच रहा था, उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, बट हमने रिटेलिएट करने के चक्कर में उसको ज़्यादा ही मार दिया। अब जाकिर कुछ सेकंड्स तक सोचने लगा। तो ये चंगू मंगू कहाँ से आ गए? सर, ये हमारे गले पड़ गए बस। इन्होंने हमें एक टाइम खाना खिलाया था, उसी का एहसान जता रहे हैं। आफ्टर ऑल पाकिस्तान से हैं, बिना कुछ लिए तो हमें जाने नहीं देंगे। तुम्हारी बातें तो मजेदार है लड़के, लेकिन जो शिप ओमान जा रहा है, मैं उसे बॉम्बे तो ले जा नहीं सकता, और बिना तुमसे फेयर लिए तो मैं शिप पर रोक भी नहीं सकता। सो जाकिर ने जानबूझ के सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। सर, कितना फेयर देनी होगी? भाई तुम 5 लोग हो तो 2500 लगेंगे। सर, 5 नहीं 3, मैं, श्रेया और अथर बस। और ये बाकी दोनों? ये अपना फेयर खुद देंगे, वैसे भी इन्हें कराची जाना है और हमें मुंबई। और ये शिप दोनों ही जगह नहीं जा रहा, रिमेम्बर? अब मैं स्माइल करने लगा। पर आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर?
हाँ क्यों नहीं, 3 महीने बाद छुट्टी मिलेगी तब जाऊंगा। तब तक तुम लोग मेरे शिप पर रहना चाहते हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम तो बस इंडिया तक। ओमान तक? मैं तुम्हें ओमान छोड़ सकता हूँ, वो भी फेयर लेने के साथ। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारे फ्रेंड्स जाने। सर फेयर की बात कर लेते हैं ना, अगर 5 का 2500 है तो 3 का 1500 हुआ ना। हुआ तो सही, पर मैं इन दोनों का क्या करूँगा? काम करवाएंगे सर, पूरे शिप में झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, हमें क्या। ठीक है, $1500 दे दो और लो डेक के एक रूम में। 1 मिनट सर, $1500 या दिरहम? डॉलर्स भाई, मैं दिरहम का क्या करूँगा? इंटरनेशनल वाटर्स में हूँ मैं, किसी भी कंट्री में जाऊँगा तो डॉलर चलेगा ना वहाँ। ओह शिट, वो बेवकूफ़ बशीर मुझसे बोला था कि 250 दिरहम देने हैं, आप तो $1500 मांग रहे हैं। अरे तो क्या ज़्यादा मांग रहा हूँ? पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कुछ भी तो नहीं मांगी मैंने, बस $1500 मांग रहा हूँ। $1500 इंडियन करेंसी में 1.25 लाख के बराबर थे। मेरे पास अभी टोटल 2000 के आसपास दिरहम थे, जो पूरे 50,000 भी नहीं होते थे। ऐसे में मुंबई पहुंचना तो दूर, ओमान जाना भी इम्पॉसिबल हो रहा था। सर मैं दिरहम समझा था, मेरे पास इतने डॉलर्स तो नहीं है। तो क्या हुआ, अपनी फैमिली से कांटेक्ट करो और $1500 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, सिंपल। और अगर फैमिली ने मना कर दिया तो क्या, मेरे वर्कर्स तुम पांचों को उठाकर शिप से बाहर फेंक देंगे। ऑफिसर ने इतने नॉर्मल ढंग से ये बात कही कि मेरी रूह कांप गई। मैंने आसपास देखा, अब तक फिल्मों में देखते सुनते आए थे कि किसी को ले जाकर बीच समुंदर में फेंक दिया और उसे मछलियां खा गई। आज यही काम अपने साथ होने वाला था। मैं ऑफिसर से 24 घंटे का टाइम लेकर श्रेया और अथर्व के पास आया। ये दोनों एक छोटे से रूम में बंद थे। शबीर और बशीर को ऑर्डिनरी सीमैन की हेल्प करने भेज दिया गया था। मैंने श्रेया और अथर्व को सारी बात बता दी। ओह नो, अब क्या करेंगे हम? अरे करना क्या है, तुम्हारे पापा से मांग लेते हैं। ओफो यार, मेरे डैड अगर पैसे देंगे भी अब तो सिर्फ मेरे लिए देंगे, फिर बाकी सबका क्या होगा? अथर्व ने मेरी तरफ देखा, मैंने कंधे उचका दिए। बाकी सबको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, आई थिंक। शट अप पार्थिव, मजाक का टाइम नहीं है। पैनिक होने का भी टाइम नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और वैसे भी जब तक कोई पंगा ना हो तब तक मजा भी तो नहीं आता। अथर्व के कैजुअल बिहेवियर पर मुझे गुस्सा आ गया। चुप भोसड़ी वाले, बिल्कुल चुप। तेरी इस मजे के चक्कर में ना हमारी जान पे बनाई है साले। अब तो रुक जा, अब तो शर्म कर। देख रही हो श्रेयू, ये फिर से बीच में टोक रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कैप्टन से कह के। Enough, Atharv. Parthiv is right. You're too much chaotic. I hate to say this though, but now I'm getting why Dad is always against you. अथर्व ने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, भाई chaotic मतलब? Oh God! मतलब तेरी बकचोदी, तेरी ये अनडिसाइडेड, अनप्लान्ड, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। कुछ भी ऑर्डर से नहीं, सब केओटिक। हाँ। अबे ऑर्डर तो जज करता है ना, हम क्यों करें? मैं और श्रेया दोनों उसे घूर कर देखने लगे। क्या? अरे बिलीव करो मेरा, 1-1.5 लाख इतने भी ज्यादा नहीं होते। आज का टाइम है ना, कुछ सोच लेंगे। शट अप, क्या घंटा सोचेंगे? 1,25,000 तो सिर्फ ओमान पहुंचने के लिए चाहिए। उसके बाद बॉम्बे पहुंचने के लिए अलग खर्चा करना पड़ेगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। श्रेया बेचारी टेंशन में इधर से उधर चलने लगी। What the hell यार अथर्व? Seriously, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। You're reckless. श्रेया बेबी, मैंने क्या? Enough. मुझे इंडिया पहुंचने के बाद तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। ये क्या कह रही हो बेबी? सही कह रही हूँ। You think only about yourself, your fun, your chaos. ऐसा नहीं। तुम रहो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, करो जितनी मर्जी सेक्स करना है तुमको। I want peace in my life. मैं ही स्टूपिड थी जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक। अथर्व अचानक उठा और बिना कोई वार्निंग या हिंट दिए श्रेया के पास गया, उसके बाल पकड़े और उसको किस करने लगा। अरे मेरे सामने अथर्व ने श्रेया को ऐसे किस किया जैसे उसके मुंह से ऑक्सीजन चुरा रहा हो। श्रेया पहले तो रेसिस्ट कर रही थी, लेकिन 10 सेकंड बाद ही उसने भी अथर्व के बाल पकड़ लिए और आंखें बंद कर ली। अबे तुम लोग मौके की मजबूरी समझ रहे हो कि नहीं? सालो, ये हमें शिप से नीचे फेंक देंगे। अथर्व श्रेया से अलग हुआ और बिना मेरी तरफ देखे बोला, भाई तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाना। अरे पर प्लीज पार्थिव, गेट आउट। अथर्व श्रेया की नेक पर किस करने लगा।
तुम दोनों की लाइव पोर्नो देखने में मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वैसे सच कहूं तो इंटरेस्ट तो मुझे बहुत ज्यादा था, पर इन दोनों को दिखाने के लिए मैंने गुस्से में इतनी जोर से दरवाजा पटका कि अथर्व दोनों डर गए। पर ये डर सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए था, क्योंकि तीसरे सेकंड से वो फिर से एक दूसरे के मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगे। अथर्व इजी बेबी, कपड़े फट गए तो यहाँ कहाँ से आएंगे? अरे कम ऑन बेबी, फटने दो, मैं पार्थिव के उतरवा लूंगा। बेबी शट अप एंड रिमूव दिस। मैं बाहर खड़ा इन दोनों की आवाजें सुन रहा था। साला अथर्व 8th क्लास से मुझे गेट के बाहर करके गंदी गंदी आवाजें सुनाता रहता है। वाओ, डू इट अगेन। छी छी छी, शादीशुदा आदमी होते हुए भी मुझे दूसरों की गंदी गंदी आवाजें सुननी पड़ रही थी। मुझे सुहानी की बहुत जोर से याद आने लगी। मैंने अपने छोटे से स्लिंग बैग से थका हुआ मोबाइल निकाला तो उसमें बैटरी ही नहीं थी। बैटरी होती भी तो यहाँ मिडल ऑफ द अरेबियन सी में नेटवर्क कहाँ से लाता। मैं इस रूम को छोड़कर आगे डेक पर जाने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे शब्बीर की आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया। भाई अल्लाह से डर थोड़ा, क्यों ये सब हरकत करके अपना गुनाह बढ़ा रहा है? दूसरी आवाज बशीर की आई। इनकी शुरुआती बातों से मुझे डाउट हुआ कि ये लोग कोई शैतानी प्लान कर रहे हैं। बहुत डर लिया है बिरादर, बस अब नहीं। हम दोनों नेकी कर रहे थे ना, अच्छे भले। फजर से लेकर ईशा तक सारा दिन कितना मशक्कत करते थे हम, फिर भी चैन मिला? 2 वक्त का सुकून मिला है? भाई हमें अभी वक्त ही कितना हुआ तो खैरात बांटते। मेरे अब्बा कहते थे कि सारी जवानी मशक्कत करो, तब जाकर बुजुर्ग होने पर ऐशो आराम मिलते हैं। कहते थे क्या मतलब? तेरे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए? नहीं भाई, जिंदा है, पर अभी कहते हैं ना कुछ। अब कहेंगे। खाली हाथ घर लौटेगा तो बहुत कुछ कहेंगे। कोई बात नहीं भाई, नसीब जहाँ ले जाए। गलत, बिल्कुल गलत। नसीब वही ले जाएगा जहां जाने का हम इरादा करेंगे। मैं नहीं मानता तेरे अब्बा की बात। मैं क्या करूंगा सुकून का बुजुर्ग हालत में? मुझे तो अभी जवानी में ही सुकून भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए। मैं चोरी चोरी सारी बातें सुन रहा था। भले ही बशीर से मेरा झगड़ा हो, लेकिन मुझे उसकी ये बात अच्छी लग रही थी। लेकिन बिरादर, ऐसे किसी के बटुए पर हाथ डालने से ऐशो आराम नहीं, गुनाह मिलता है। ओह, तो ये लोग किसी की पॉकेट मारने का प्लान कर रहे थे। उस उबले हुए कद्दू के बटुए को चुराने पर क्या गुनाह? उल्टा रहम होगा उन नोटों पर, वरना वो कंजूस साला पार्किंग इसी समंदर में रुपए बहा देगा पर खर्च नहीं करेगा। ये बात बशीर की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। साला मेरी ही पॉकेट मारने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने एक नजर अपने स्लिंग बैग की तरफ देखा। इसमें 2000 दिरहम और कुछ छुट्टे पैसे थे। जी तो चाहा अभी इसके सामने पहुंचूं और इसको खूब मारूं, पर मैं रुक गया। मेरे रुकने के 2 रीजंस थे। पहला ये कि बशीर और शब्बीर दोनों से एक साथ लड़ना स्टुपिडिटी थी। दोनों मिलकर मुझे बहुत मार सकते थे, इनफैक्ट मेरे पैसे ही छीन सकते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि मैं सीए बनना चाहता था, स्ट्रीट फाइटर नहीं। इसलिए मुझे हाथ पैर से पहले दिमाग चलाना चाहिए था। कुछ भी मत बोल यार, माना वो आदमी कंजूस है, पर कश्ती के दौरान तो उसी ने दिरहम दिया था ना। दिया नहीं था, मैंने उसकी गिरफ्त से निकाल लिया था। चल वही सही। कुछ खा के आते हैं। मेस वाले ने बताया था कि दोपहर में बिरयानी बनाने वाला है। चल उससे मांग के देखते हैं, क्या पता तरस खा के 2 निवाले हमें भी दे दे। मेस वाले का पता नहीं, पर शब्बीर की ऐसी गिड़गिड़ाती आवाज सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया। बेचारा कितना भूखा था। कैसी बात करता है तू? अल्लाह के सिवा कोई तरस नहीं खाएगा हम पर। भूल गया, उस पार्किंग के बच्चे से 600 लिए थे और कश्ती वाले को सिर्फ 500 दिए थे। तो 100 दिरहम है अभी अपने पास। जितने की भी होगी बिरयानी खरीद लेंगे भाई। मुझे जो 2 सेकंड के लिए तरस आया था, बशीर की बात सुनकर तुरंत उस तरस का शीघ्र पतन हो गया। अब मुझे इस ओवरसाइज्ड, ओवर स्मार्ट पाकी गधे को सबक सिखाना था। साला मुझे मोटा बोल रहा था, जैसे खुद बड़ा टाइगर श्रॉफ का फूफा लगता हो। जैसे ही वो दोनों नीचे मेस के लिए गए, वैसे ही मुझे इन दोनों की बैंड बजाने का आइडिया आ गया। मैंने सबसे पहले तो अपने स्लिंग बैग से 2000 से ऊपर जो भी चेंज दिरहम थे वो निकालकर पॉकेट में रख लिए और इन दोनों के पीछे पीछे मेस की तरफ चल दिया। मेस का नाम मेस क्यों होता है ये मुझे इस डेक की कैंटीन में जाकर समझ आया। यहाँ हर तरफ ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। नेवी के सीमैन और वर्कर्स खा कम रहे थे और गिरा ज्यादा रहे थे।
मैंने देखा कि ये दोनों किचन में घुसकर मेसमैन और सेकंड कुक से कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी धीरे से उनके पास पहुंचा तो समझ आया कि मेस वाला उन्हें तुरंत कुछ भी खाने को नहीं दे रहा था। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, 100 दिरहम का ऑफर देने पर भी शब्बीर और बशीर को खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेसमैन का लॉजिक था कि वो दिरहम चलाएगा कहाँ। तभी मुझे कैंटीन मेस में जाकिर आता दिख गया। मेरे प्लान का एक स्टेप तो खुद ही मेरे पास आ रहा था। वो सबसे पहले चिल्लाकर हंसते खेलते खाना खाते वर्कर्स से बोला, अभी तक खाया नहीं आप सबने? उसकी बात का जवाब दिए बिना सारे के सारे वर्कर्स जो अब तक हल्ला कर रहे थे, अब मुंह बंद करके जल्दी जल्दी खाने लगे। मैं जाकिर के पास पहुंचा। अरे पार्शव, तुम भी लंच करने आए थे? मुझे समझ आ गया था कि ये जानबूझकर मेरा नाम बिगाड़ रहा है, पर मैंने उससे नहीं टोका। नहीं सर, मैं तो हाँ लंच करने आया था। शर्म आ रही थी कहने में, हाँ? वैसे तुमने गलत टाइमिंग चुनी। हमारे यहाँ लेबरर्स, वर्कर्स, सीमेन ये लोग पहले खाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। ओ, यूजुअली तो हर जगह साहब लोग पहले खाते हैं और वर्कर्स। ये रूल भी मैंने बनाया है ताकि टाइम बर्बाद ना हो। टाइम बर्बाद मतलब ये वर्कर्स हमारे बाद खाना खाते हैं तो पूरा टाइम लेकर हंसते खेलते पूरा ड्रामा करके 1 से 1.5 घंटे में लंच ओवर करते हैं। लेकिन जब ये पहले खाते हैं तो इन्हें पता होता है कि ऑफिसर्स ठीक 12:30 पर मेस में आ जाएंगे, इसलिए ये लोग 30 मिनट में लंच ओवर करके फिर मेस को साफ भी कर देते हैं ताकि ऑफिसर्स की डांट ना पड़े। जब ये बाद में खाते हैं तो क्लीनिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेसमैन की हो जाती है। वाह सर, क्या आइडिया निकाला है, अमेजिंग। तुम मेरा आइडिया छोड़ो, अपनी बताओ। फैमिली से बात हुई? पैसे का इंतजाम किया तुमने? मैंने एक बार टर्न होकर किचन की तरफ देखा। शब्बीर और बशीर के चेहरे लटके हुए थे। सर, पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा, बट फिलहाल खाने का इंतजाम हो जाए तो। अरे कहा ना, तुम तीनों हमारे साथ मतलब ऑफिसर्स के साथ लंच कर लेना। कैप्टन सर वैसे भी अपने कैबिन में लंच करते हैं। और नहीं सर, मैं अपनी नहीं, इन 2 गरीबों की बात कर रहा था। ये लोग काफ़ी टाइम से भूखे हैं, बट आई थिंक आपका मेसमैन आपकी परमिशन के बिना इन्हें खाना नहीं देगा। अरे ऐसा है क्या? रुको, मैं बात करता हूँ। जाकिर भी किचन में चला गया। मैंने सुना था कि ईद आने से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता है, इसलिए मैं भी इनकी बैंड बजाने से पहले इन्हें खिला पिला के खुश करना चाहता था। 5 मिनट के बाद बशीर को डांटने के बाद शब्बीर मेरे पास आया और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर दिल की गहराइयों से बोला, पार्थी भाई, तुम कितने नेक शख्स हो, बाकमाल हो तुम। वल्लाह, तुमने हमारे खाने के लिए साहब से सिफारिश लगवाई। तुम्हें कैसे पता चला कि हम भूखे हैं? अरे इसमें पता क्या चलना यार, 12 बज रहा है, रात से तो हम लोग साथ ही हैं, कहाँ किसी ने कुछ खाया पिया है। शब्बीर मेरे हाथ चूमने लगा। मैंने तुरंत हाथ खींचे। अरे बस बस यार, खाना मैंने थोड़ी बनाया है जो मेरे हाथ चूम रहे हो। तुम फरिश्ते हो पार्थी भाई। बस भाई बस, यू वेलकम। अब जाओ अपने पर्सनल एंटी फरिश्ते के साथ लंच करो। शब्बीर को मेरा एंटी फरिश्ते वाला जोक समझ नहीं आया, पर उसने फिर भी स्माइल की और बशीर के साथ बिरयानी से ऊपर भरी हुई प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया। उनको खाते देख मेरे मुंह में भी पानी आने लगा। सालों ने बिरयानी के साथ फ्रूट्स वाला रायता भी दिया था। भटकना नहीं है पार्थिव, भटकना नहीं है, स्टिक टू द प्लान। जाकिर अपने हेड शेफ के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने स्लिंग बैग गर्दन से उठाकर धीरे से अपने हाथ में ले लिया और बशीर के पास पहुंच गया। मुझे आता देख उसका हाथ और उसके दांत दोनों पॉज हो गए। क्या है? कुछ नहीं बे, मस्त खा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बशीर ने गुस्से वाली नजरों से शब्बीर की तरफ देखा और हाथ में भरे हुए चावल प्लेट में झटकते हुए बोला, मैं तुझे बोला था ना, अगर ये हमें खिलाएगा तो इस बात का एहसान जरूर जताएगा। मैंने धीरे से बैग उसके पास छोड़ दिया और खुद को डिफेंड करने लगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस हाल चाल लेने आया था, सॉरी गलती हो गई। तुम खाना मत छोड़ो, बाय, मैं जाता हूँ। बशीर ऑलमोस्ट अपनी कुर्सी से उठ ही गया था कि मैंने बैक गियर लगाया और वापस ऊपर जाने लगा। जाते जाते मैं 1 सेकंड के लिए रुका, पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बैग बशीर की नजर में आ चुका था। उसके फेस पर स्माइल थी। वो टेबल के नीचे झुका ही था कि मैं वापस आया और जोर से बोला, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, किसी ने मेरा स्लिंग बैग देखा था? स्लिंग बैग। मैंने जानबूझकर बशीर को इग्नोर किया, पर फिर भी मेरी नजर में आ गया कि उसने झट से मेरा छोटू सा बैग अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया है। एनीवन, वो छोटा सा स्लिंग बैग है, उसमें कुछ कैश है भाई लोग, प्लीज किसी को दिखाओ तो बता देना। इतने में जाकिर वहां आ गया। क्या हुआ पार्थिव, क्या हो गया? कैप्टन सर, मेरा बैग जिसमें मेरा कैश, मेरा पासपोर्ट सब था,
वो यहीं कहीं गिर गया है। First of all, I already told you I am not the captain. Second, I saw that bag on your shoulder. ऑफ कोर्स सर, यू मस्ट। सुबह से वो मेरे शोल्डर पर था, पता नहीं क्या कहाँ गया। मैंने नज़र बचा के शब्बीर की तरफ देखा तो जाना कि वो बेचारा बशीर से इशारों में बैग देने की जिद कर रहा था। No पार्थिव, मैंने वो बैग अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे शोल्डर पर देखा था। इतनी जल्दी कहाँ चला गया? मैंने दुखी जनों वाला मुंह बना दिया। डोंट नो सर, उसमें तो मेरा सब कुछ था। जाकिर तुरंत चिल्लाया। Listen everyone, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सब के सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ राइट नाउ। जैसे ही जाकिर ने सारे वर्कर्स को खड़े होने के लिए बोला, वैसे ही बशीर ने मेरा बैग टेबल के नीचे वापस फेंक दिया और ऊपर मुंह करके खड़ा हो गया। लकीली जाकिर की आंखें शार्प थी, उसे बशीर के पैर के पास मेरा बैग पड़ा मिल गया। There it is. ओह थैंक गॉड, मिल गया। थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, ये अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ नहीं था। जाकिर बशीर को घूरने लगा। बशीर ने शब्बीर की तरफ देखा। कोई बात नहीं सर, जहाँ भी था मिल गया, ये बड़ी बात है। ऐसे कैसे? मेरे शिप में कभी कोई किसी के सामान को हाथ भी नहीं लगाता है। ऑनेस्टी इज अ प्रायोरिटी। कितना अमाउंट था तुम्हारे बैग में, बताओ? जाकिर कंटिन्यूस बशीर को घूर रहा था। बशीर नर्वस हो रहा था। डोंट वरी सर, हो सकता है मुझसे ही गिर गया हो। I asked how much you had in this bag. अब मेरी पंच लाइन की बारी थी। सर, एज आई रिमेम्बर एग्जैक्टली 2100 दिरहम्स।